नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा से एक दिन का कविता के बारे में, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो बिना देर किए चलते हैं इस कविता के मुख्य बिंदुओं की तरफ, देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आप कविता को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनते हैं। फिर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने आप को सक्षम पाएंगे। तो बढ़ते हैं मुख्य बिंदुओं की तरफ। देखिए, ये जो भी 4 मुख्य बिंदु हैं, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। फिर आप किसी भी प्रकार के उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। कोई भी प्रश्न आपका इसमें से आ जाए, आप उसके उत्तर दे पाएंगे। ये कविता अहंकार के दुष्प्रभाव को हमारे सामने रखती। पहला बिंदु हमारे सामने आता है कि ये कविता अहंकार के दुष्प्रभाव को हमारे सामने रखती है। यानी सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को ये याद रखना होगा। इस कविता का जो केंद्र बिंदु है वो है अहंकार के दुष्प्रभाव को दिखाना। यानी आप किसी भी प्रकार का अहंकार ना करें। अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अहंकार करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। उसके पास कोई नहीं होता, उसका जीवन दुखों से भर जाता है। जब तक उसके पास धन है तब तक उसको लगेगा सब कुछ हो सकता है। जब उसका शरीर जवाब देने लगता है, वो बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है, अकेलापन महसूस करने लगता है, तब उसके पास कोई भी नहीं आता। यही होता है अहंकार का दुष्प्रभाव। दूसरा पॉइंट है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो इंसान है, इसको हम सोशल एनिमल के नाम से जानते हैं। यानी कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेले रह ही नहीं सकता। उसे अपने अनुभवों को बांटने के लिए, अपने सुख दुख को बांटने के लिए, अपने दुख को कम करने के लिए हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती ही है। इसके अलावा इंसान को अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करना ही पड़ता है। यानी कि उसका सामाजिकरण आवश्यक है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, डॉक्टर चाहिए तो आप डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। कुछ सामान चाहिए, किसी से कोई मदद चाहिए। यानी हर कार्य जो है ज़रूरी है, आप अपने आप नहीं कर सकते। आप दूसरों से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। शिक्षा प्राप्त करना होगा, विद्यालय जाएंगे, दवाई लेना होगा, हॉस्पिटल जाएंगे, सामान लेना होगा, शॉपकीपर्स के पास जाएंगे। यानी विभिन्न लोगों से आप किसी ना किसी तरह की मदद लेते हैं। जब भी आप दूसरों से मदद लेते हैं, दूसरों का सहयोग आपके जीवन में होता है, तो इसी को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। यानी कि आप दूसरे से जुड़ते ही जुड़ते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सारे काम मैं अपने आप कर सकता हूँ और इस बात पे मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप घमंड कर सकते हैं। जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा बिंदु आपके सामने आता है, अहंकार समाज और सामाजिकता के लिए घातक है। अहंकार यानी घमंड का जो भाव है वो समाज के लिए और सामाजिकता के लिए, यानी सोसाइटी के लिए और सोशलाइजेशन के लिए घातक है। यानी अच्छा नहीं है। ऐसा जब भी जिस समाज में भी या जो भी व्यक्ति अगर घमंडी होता है तो उसका सोशलाइजेशन नहीं होता। यानी लोग उससे कट जाते हैं, लोग उससे बात नहीं करते हैं, उसके काम नहीं आते हैं। यानी जो घमंड से भरा होता है वो अकेला ही रह जाता है। इस बिंदु का अर्थ है। आखिरी बिंदु हमारे सामने, अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि पर अहंकार हावी हो जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। याद रखिए बच्चों, जो भी बिंदु डिस्कस कर रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको लिखते रहिए और अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़ सकते हैं। होता क्या है कि 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, जो बड़े जिसको निबंधात्मक होते हैं, ऐसे टाइप के जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो यही 4 बिंदुओं में से आपके बनेंगे। याद रखिए, अगर आप इन बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके 3 अंक पूरे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इन 3 अंकों के प्रश्नों को छोड़ देते हैं और उनके अंक कम हो जाते हैं। यानी अगर 80 नंबर का पेपर है, ऐसे बच्चों के 62 65 तक ही मार्क्स आ पाते हैं, क्योंकि आगे के प्रश्न वो समझ ही नहीं पाते। इसलिए मैं सबसे पहले मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना जरूरी समझता हूं, जिससे कि आप बात को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आखिरी बिंदु क्या है? अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आप रावण की बात जानते हैं, आप कंस की बात जानते हैं, जो अपने आप को ईश्वर समझने लगे थे और उतना अहंकार हो गया था कि अपने आगे किसी को समझते ही नहीं थे। आप हिरण्यकश्यप की बात जानते हैं, जो भक्त प्रहलाद के पिताश्री थे, वो भी अपने आप को भगवान समझते थे। ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं, आप वो सभी लोगों का अंत बहुत बुरा होता है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो जान ही नहीं पाते कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जब उनको ये समझ आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत तरह का हो सकता है। धन का हो सकता है, रूप का हो सकता है, यानी कि मैं बहुत धनी हूँ, ये अहंकार हो सकता है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये अहंकार हो सकता है। मैं बहुत सुंदर हूँ, ये अहंकार हो सकता है। मेरा बहुत बड़ा घर है, इसका अहंकार हो सकता है। यानी बहुत सारे
कारण, बहुत सारे भेद हो सकते हैं अहंकार के जो आप दुनिया में देखते हैं। तो किसी भी प्रकार से अहंकार आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि घमंडी का सर नीचा होता है, अंत में उसे नीचा देखना पड़ता है, समाज की नज़र में उसकी अच्छी छवि नहीं रह सकती है। यदि वो बीमार हो जाता है तो अकेलेपन का शिकार हो जाता है, क्योंकि जब वो घमंडी व्यक्ति हमेशा किसी से बात नहीं करता, बिना मतलब के बात नहीं करेगा, किसी से बात करेगा स्वार्थ से बात करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का जब अंत आता है, बीमार हो जाता है, तो उसको कोई जानता भी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने अपने फ्लैट्स में, अपने घरों में कई बार मृत पाए जाते हैं, 2-2 3-3 महीने बाद उनकी डेथ बॉडी निकाली जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वो उनका सोशलाइजेशन है ही नहीं, समाज से जुड़े ही नहीं, वो अपने आप में ही डूबे रहे और कुछ उन्हें किसी से कोई लेना ही देना नहीं था। उनको लगता था मेरे पास सब धन दौलत है, कोई भी नौकर आएगा मेरा काम कर जाएगा, मुझे क्या ज़रूरत है किसी से बात करने की। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तब अड़ोस पड़ोस को पता तक नहीं चलता कि ऐसा भी कोई व्यक्ति रहता था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो याद रखिए, अंत बुरा होता है ऐसे लोगों का, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। इन्हीं सभी बिंदुओं को समझाने के लिए ये कविता लिखी गई है, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। जब भी बच्चों आप इस कवि साहब का नाम लिखें तो पूरा का पूरा नाम लिखेंगे, सिर्फ अयोध्या सिंह से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध उनका उपनाम है, बहुत सारे कवि अपने साथ जोड़ लेते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपने साथ निराला शब्द जोड़ रखा था, उपनाम होता है, इसको उर्दू में तखल्लुस बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम, अब कविता शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। इसमें कवि कहता है अपने बारे में, मैं शैली में कविता शुरुआत होती है। आप देखिए, मैं सबसे पहले लिखा है, बहुत बोल्ड लेटर में लिखा है। मैं का मतलब है घमंड, मैं ही घमंड का कारण है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। क्या कहना चाहता है कवि? वो कहता है मैं एक दिन मुझे लगा कि दुनिया में मुझसे बड़ा अमीर आदमी, बहुत खूबसूरत आदमी, बहुत बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। शायद मेरी ये गलत फहमी ही थी या कुछ भी था। मैं ऐसा सोच करके घर के दरवाजे पर अपने छज्जे पर खड़ा हुआ था, दुनिया को निहार रहा था, और ऐठा हुआ मतलब अकड़ में कि भाई मेरे से बराबर कोई है नहीं। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, दरवाजे पर खड़ा था, छज्जे पर खड़ा था, दुनिया को बड़ी घमंड भरी नज़र से देख रहा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, तभी तेज़ हवा चली और एक तिनका आया और मेरी आंख में पड़ गया और मैं बेचैन हो गया, तब परेशान हो गया, अरे ये क्या हो गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं परेशान हो गया, झिझक उठा और बेचैन होने लगा कि ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द क्यों हो रहा है, मेरी आंख में क्या पड़ गया है। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मेरी जो आंख है लाल हो गई और दुखने लगी, दर्द करने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था अचानक ये क्या हो गया। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ कपड़े को, जो भी उनके पास कपड़ा था, रुमाल वगैरह जो भी था, गमछा भी होता है कई लोगों के पास, उसको उन्होंने गोल गोल बनाया गठरी की तरह और उसको फूंक मारा और उसकी जो गर्मी से आँख को रिलैक्स देने की और आराम देने का प्रयास करने लगे। हमारे माता पिता भी कई बार करते हैं, हमारी माता श्री भी करती थी, ताकि आंखों को थोड़ी गर्मी मिले और उसका दर्द कम हो जाए। तो इसी प्रकार उसी को मूठ बोलते हैं, यानी कपड़े को गोल गोल गठरी से बना करके उसको मुंह से फूंक करके, जब मुंह से फूकेंगे तो गर्म हवा से वो कपड़ा गर्म हो जाता है, फिर तुरंत आँख में लगा देते हैं तो आँख को थोड़ी सी गर्मी मिल जाती है। तो इसको बोला गया है मूठ देने लोग कपड़े की लगे, यानी लोग अपनी तरफ से मदद करने लगे बिना कहे। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, जब लोगों ने मेरी मदद करनी शुरू की मेरे बिना कहे ही, तो ऐसा देखते ही जो मेरा जो घमंड था, मेरी जो अकड़ थी, ऐंठ मतलब मैं जो घमंड में खड़ा हुआ था ना मुंडेर पे, वो मेरा घमंड दूर हो गया। यानी ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागे, दबे पाँव भागने का मतलब है चुपचाप मेरा जो घमंड था, मेरी जो अकड़ थी, वो सब दूर हो गई। मुझे समझ आ गया कि दुनिया में बिना दूसरों की मदद के आप अपना काम नहीं चला सकते। जिस प्रकार अभी हुआ, मैं अपने आप को तिनका नहीं निकाल सकता था, मुझे क्या पता। इसी प्रकार लोगों ने जब बिना कहे मेरी मदद की, तब मुझे एहसास हुआ कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, मैं बेकार में ही घमंड कर रहा था। आगे देखिए इस कविता को, आगे क्या आता हमारे सामने। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये कविता का संदेश आपके सामने आ गया। कवि निष्कर्ष दे रहा है, कंक्लूजन दे रहा है कविता का, और कहता है जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से, किसी मेथड से लोगों ने मेरी आंख से वो तिनका निकाल दिया, कोशिश करके। आप देखिए यहाँ पर लोग तिनका निकाल रहे हैं और हाथ में कपड़ा है, उसे मूठ भी दे रहे थे गरम गरम करके आँख पे। जब किसी ढब मतलब है तरीका, मेथड, ढंग, जब किसी तरीके से लोगों ने मेरी आँख से तिनका निकाल दिया,
तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, तब मेरी जो बुद्धि है, जो मेरी अक्ल है, उसने मुझे कमेंट्स करने शुरू कर दिए, ताने मारने शुरू कर दिए। ऐंठता तू इसलिए, किस लिए इतना रहा, तू क्यों इतना ऐंठ रहा था, बड़ी अकड़ में घूम रहा था। ये भूल जा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए बहुत बड़े हथियार की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा तिनका ही तेरे घमंड को तोड़ने के लिए बहुत है। यानी कि उसको अकल आ गई। उसकी अकल ने क्या कहा, समझ का, ये देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है अकल यानी समझ, ये सिनोनिम है, उसके पर्यायवाची हैं, तो उसकी समझ ने यानी उसको बुद्धि आ गई। उसकी अकल ने कहा कि ऐंठता तू किस लिए इतना बहुत ऐंठ रहा था, तू ये सोच ले, एक तिनके ने तेरे को इतना बेचैन कर दिया, इतनी हालत ख़राब कर दी कि तुझे अकल आ गई कि एक तिनका ही तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए काफ़ी है। यानी कि लोगों ने तुम्हारी मदद की तभी तुम्हें आराम मिला। तो कितना बड़ा मैसेज इस छोटी सी कविता में हमारे समा गया है। आप देखिए, चींटी छोटी सी होती है लेकिन बड़े से बड़े हाथी को वो बेचैन कर देती है जब उसकी सूंड में घुस जाती है। आप देखिए बहुत सारे और भी उदाहरण मिलते हैं। अभी 7वीं कक्षा में भी आप जब रहीम के दोहे पढ़ेंगे उसमें भी आता है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। किसी ने कहा तलवार जो है बहुत अच्छी होती है, जो सुई होती है, सुई की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है तलवार के सामने, वो तो छोटी सी होती है। तो किसी ने कहा भैया ठीक है, तलवार बड़ी होती है, सुई छोटी होती है, लेकिन आप इससे सुई को, उसके महत्व को कम नहीं बता सकते। दोनों का अपने अपने काम में अपना अपना महत्व है, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते आप। तो किसी ने पूछा कैसे, बोला ऐसे, सुई से आप युद्ध नहीं लड़ सकते, युद्ध के लिए तलवार की जरूरत पड़ेगी। जब बात आएगी कपड़े सिलने की तो आप तलवार से कपड़े नहीं सिल सकते, तब आप सुई से ही कपड़े सिलने पड़ेंगे। बटन जो मम्मियाँ टाँगती हैं, आपने देखा होगा हमारे घर में जब भी हमारे बटन टूट जाते हैं हम भी टाँक लेते हैं उसको। तो इसका मतलब है सुई से ही काम ये काम कर सकते हैं आप ये तलवार से तो नहीं कर सकते। यानी उसका अपना महत्व है और इसका अपना महत्व है। अब आप देखिए, किसी भी वस्तु का महत्व तब पता चलता है जब वो वस्तु नहीं होती है। उदाहरण के लिए बहुत बड़ा मैसेज इसमें छुपा हुआ है। कई बार हम कई लोगों को अपने से छोटा समझते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनका अपमान करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कविता हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। उदाहरण के लिए आपके ड्राइवर हो सकते हैं, आपके काम करने वाली कोई मेड हो सकती है। आप कई बार उनको तिरस्कृत कर देते हैं कि क्या कर लेंगी, लेकिन जब वो छुट्टी पर चले जाते हैं तब आपको लगता है कि हमारा पूरा दिन का शेड्यूल पूरा गड़बड़ा गया है, अब बहुत सारे काम हमें करने पड़ रहे हैं। तो यानी कि हर किसी का अपना महत्व है, लेकिन जब वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं तब हमें उनका महत्व पता नहीं चलता है। इसमें से एक भी अगर एक दिन छुट्टी पे चला जाए, वह नहीं आया, तब हमें उस काम को करवाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और हमारा जो बना शेड्यूल है रोज़ का वो गड़बड़ा जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु नहीं होती है तभी उसका महत्व पता चलता है। अर्थात हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। हमें उनकी तुलना करके किसी को छोटा या किसी को बड़ा बनाने से बचना चाहिए। अब हम इसके प्रश्नों की तरफ जाते हैं। मुझे लगता है कविता को अच्छी तरह से समझने के बाद उसके बाद प्रश्नों को हम आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि हमने मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर ली है। अभी जो हम प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, आप देखिए इसमें एक अतिरिक्त प्रश्न मैंने अलग से दे दिया है। इसमें पहला जो प्रश्न था बहुत ज़्यादा दमदार नहीं था, मैंने उसको हटा दिया है, क्योंकि 7वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो बहुत छोटे छोटे प्रश्न, वो बहुत सामान्य सा प्रश्न था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। उसकी जगह ऐसा प्रश्न मैंने ऊपर अलग से डाला है जिससे आप उसको समझ सकें और अपनी बुद्धि का विकास कर सकें। यानी कि आप जो प्रश्न होने चाहिए आपकी बुद्धि के अनुसार ही होने चाहिए। बहुत साधारण से प्रश्नों से आपकी बुद्धि का विकास संभव नहीं होता है। जब तक चैलेंज नहीं होगा तब तक आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो पहले हम ऊपर जो लिखा हुआ है लाल रंग से, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले नीचे वालों की बात करते हैं। प्रश्न 2 से शुरुआत करते हैं। एक दिन का कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। आपने देखा घटना वही है जब वो व्यक्ति वहां पर खड़ा था, मुंडेरे पर, छज्जे पर, अपने घर की दहलीज पर, दरवाजे पर, अचानक कैसे खड़ा था, घमंड में खड़ा हुआ था। उसे लगा था कोई दुनिया का व्यक्ति मेरी बराबरी नहीं कर सकता, तो वो अकड़ में खड़ा था और तभी अचानक एक तिनका आकर के उसकी आंख में गिरता है और उसका घमंड दूर हो जाता है। तो यही आप इसमें लिखेंगे कि जो घमंडी व्यक्ति का अपने घर की दहलीज पर, मुंडेर पर खड़े होना और वहाँ पर उसकी आंख में अचानक तिनका पड़ जाना और फिर लोगों द्वारा उसकी मदद करना, जिससे उसका जो घमंड था, यानी आता ना ऐंठ बेचारी दबे पाँव पगी, और उसका घमंड उसका जो घमंड है चूर हो जाता है। यही आप यहाँ पर लिखेंगे। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने काम को चलाने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए।
प्रश्न 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? इसके लिए आप देखिए, इसके लिए आप देखेंगे ये वाला पेज पे सेकंड वाले में इसका आंसर मिलेगा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। क्या दशा हुई? पहले मैं झिझक उठा, बेचैन भी हो गया और आंख मेरी लाल हो गई और दुखने लगी। 4 पॉइंट आ गए। मैं झिझक उठा, बेचैन हो गया और मेरी आंख जो है लाल होकर दुखने लगी। ये आप इसमें लिखेंगे, ये इसका उत्तर हो गया जो भी मैंने पढ़ा है। प्रश्न नंबर 3 जो आ रहा था, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, इसमें ये भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार उसका घमंड चूर हो गया। प्रश्न 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? उन्होंने कपड़े की मूठ बना करके उसकी आंखों को गर्मी देने की कोशिश की, फिर किसी न किसी तरीके से उसकी आंखों से तिनका निकाल दिया और उसकी मदद की। ये आप इसमें लिखेंगे। अब पहला प्रश्न आते हैं, एक विद्यार्थी के रूप में इस कविता से आपने क्या सीखा, विस्तार से समझाइए। आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि विद्यार्थी होने के नाते कई बार हमें अपने ज्ञान पर घमंड हो जाता है, कभी हम अपने कपड़ों पर घमंड करते हैं, कभी अपने भोजन पर घमंड करते हैं और अपने आप को दूसरे मित्रों से बड़ा समझने लगते हैं। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से जब आप घमंड करते हैं तो इसका मतलब है आपका जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। घमंड करने से आपके मित्रों में कमी हो सकती है, आपसे कोई मित्रता नहीं करना चाहेगा और आपको लोग स्वार्थी मतलबी कहने लगेंगे और आपकी छवि खराब होगी। धीरे धीरे जब आपके मित्र आपसे दूर चले जाएंगे, आप अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे, आपको कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा, आप दूसरों के साथ अपने सुख दुख बांट नहीं सकेंगे। इसलिए एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घमंड से दूर रहे और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करे। यदि किसी के साथ आपकी अपनी नोटबुक शेयर करनी है, आप शेयर कीजिए। कोई छात्रा नहीं आया, छुट्टी हो गई है, तो आप उसकी मदद कीजिए, उसको काम भेज दीजिए, उसको नोट्स दे दीजिए और उसकी हर तरह से मतलब उसकी मदद कीजिए ताकि वो समय आने पर आपकी भी मदद वो करे। यानी कि ये जो समाज है एक दूसरे की मदद से ही चलता है। एक विद्यार्थी होने के नाते आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उसमें कई बच्चे बॉसी बन जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि वो दूसरों पर हुक्म चलाने लगते हैं। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें सबसे सलाह ले लेनी चाहिए, सबसे चर्चा करनी चाहिए, सबकी बातें सुनने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। अपनी बात किसी पर थोपना नहीं चाहिए, अन्यथा इससे भी कहेंगे बहुत घमंडी है, इसको लगता है सब कुछ इसे ही आता है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। यानी आपको सबकी बात सुननी चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। इससे आपकी छवि अच्छी होगी। जब छवि अच्छी होती है तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। जब आपकी छवि अच्छी होती है तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, और जब तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती है? जब तारीफ़ आपकी होगी तो आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपका काम करने में मन लगेगा और आप एक आदर्श विद्यार्थी बनने में सक्षम बनेंगे और दूसरे बच्चे भी आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे और आप एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं कि आप नेता, लीडर का मतलब है आप किसी भी कंपनी में अगर ऊंची पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। आप सबके साथ मिलजुल कर जितना रहेंगे उतना ही आप ऊंचे जाएंगे और आपको सबका प्यार मिलेगा, सबका सम्मान मिलेगा। सम्मान आपको धमकी से नहीं मिलेगा। अगर आप घमंड दिखाएंगे तो आपको दिखावे के लिए लोग सम्मान करेंगे। आपके सामने आपको गुड मॉर्निंग सर और गुड आफ्टरनून मैम इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कोई दिल से सम्मान करे तो इसलिए आपको सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा। समय आने पर उनको, अगर आपको कुछ बोलना भी है किसी को तो आप उसको एडवाइस देंगे, ना कि आप उनको डांटेंगे। कहने का जो तरीका है कि किसी भी प्रकार से आपकी बातचीत से घमंड झलकना नहीं चाहिए। किसी भी तरह से अगर आपकी किसी भी बातचीत से घमंड झलकता है, अहंकार प्रतिबिंबित होता है तो आपकी छवि खराब होगी ही होगी। बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी। सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आप अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं। बहुत सारी बातें मुख्य बिंदुओं में ही समाई हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, आप मुख्य बिंदुओं को सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। चाहे वो MCQ वाले प्रश्न हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव वाले हो, हर सवाल का जवाब देने में आप अपने आप को सक्षम पाएंगे। बस आपको रटने की नहीं, समझने की आदत होनी चाहिए। तो और बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जाके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
हर दूसरे तीसरे दिन हम नया नया वीडियो अपने अपलोड करते हैं और एक नई शुरुआत भी हमने इसमें कर दी है कि कविता को हम गाना शुरू कर दिया है हमने। अभी एक कविता हमने इसमें पोस्ट भी कर दी है, वीडियो आ चुका है बरसे बदरिया सावन की, और आज शाम या कल आपको इसमें एक और कविता मिल जाएगी, यानी कि जो भोर और बरखा कविता है उसकी व्याख्या और दोनों पदों का गायन, यानी बरसे बदरिया सावन की और जागो बंसी वारे ललना, दोनों को हम गाएंगे भी और उसकी व्याख्या भी, आपको प्रश्नों के उत्तर भी एक साथ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। उसका इंतज़ार कीजिए। सभी वीडियो पाने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।